धारचूला में बारिश से भूस्खलन, खुमता ग्राम पंचायत में बारिश से भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से कई पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खुमती ग्राम पंचायत के लेक सल्ला बजानी तोक में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है और देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बजानी, मल्लाधूरा, पातल, जड़बूंगा, अम्बलियानी को जोड़ने वाले पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पेयजल खेत भू कटाव से ध्वस्त हो गए हैं। तो ये धारचूला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से भूस्खलन हुआ। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और ये एक बड़ी मुसीबत होती है उत्तराखंड में बारिश के मौसम में। पिथौरागढ़ के धारचूला में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। कई जगहों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं और कई गांव में इसका नकारात्मक असर हुआ है। कई जगहों को जोड़ने वाले मार्ग टूट गए हैं। भूस्खलन होने से पैदल मार्ग भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। तो देखिए ये कुदरत की दी हुई समस्या है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन का दौर बढ़ जाता है और इसका नुकसान कई गांवों को झेलना पड़ रहा है। और बड़ी खबर हल्द्वानी से है जहां पर सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। हल्द्वानी में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। नैनीताल जिले में अभी कई दिन बारिश का अलर्ट है तो हल्द्वानी में भी मौसम बदला हुआ है। जोरदार बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट जरूर हुई है लेकिन आम जनजीवन पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। नैनीताल जिले में अभी कई दिन बारिश का अलर्ट है। बारिश ऐसे ही होती रहेगी और तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर हुई है, राहत जरूर मिली है लेकिन ज्यादा बारिश के बाद जनजीवन पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। मसूरी के केम्प्टी फॉल के पास भारी भूस्खलन हुआ है। मसूरी भूस्खलन होने से यमुनोत्री हाईवे पर जाम लग गया। भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। मसूरी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए केम्प्टी फॉल के कांडी खाल के पास भारी भूस्खलन हुआ है। केम्प्टी पुलिस मौके पर यातायात को व्यवस्था करने में जुटी हुई है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर आए मलबे को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। मसूरी अकादमी रोड पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी द्वारा नवनिर्मित बिल्डिंग के पुस्ते के साथ एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। मार्ग बाधित हो गया है और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। तो मसूरी के केम्प्टी फॉल में भूस्खलन हुआ है और इतना ही नहीं, जो लवासना है, जो प्रशासनिक अकादमी है जहां पर देश के अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर भी नुकसान हुआ है। मसूरी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए केम्प्टी फॉल के कांडी खाल के पास भारी भूस्खलन हुआ है। केम्प्टी पुलिस मौके पर पहुंची है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर आए मलबे को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। देहरादून में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई तक बारिश की संभावना है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी में बारिश की संभावना है। तो लगातार अलग अलग जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला जिलेवार जारी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई तक बारिश की संभावना है और बारिश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी पर फिर भी हल्की मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में प्रदेश में वो मिलने वाली है। उत्तराखंड में हैवी रेंज की जहाँ तक बात है तो एका दुका डिस्ट्रिक्ट जैसे आप पिथौरागढ़, नैनीताल या पौड़ी की बात करें तो 13 और 14 तारीख में उनमें संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी बारिश उनमें मिलेगी। 15-16 की बात करेंगे तो 15-16 से एक्टिविटी फिर से थोड़ी बढ़ेगी जिसमें कि फिर वेरी हैवी रेंज जो है कुमाऊं रीजन खासकर जो है वहाँ पर कहीं कहीं मिलेगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन करें बात अगर तो वो भी मैं कहूँगा कि जो है अनेक जगहों में तो कम से कम वो रहेगा। उत्तराखंड बीजेपी ने मिशन 2022 की तैयारी तेज कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2022 जीत को लेकर नया नारा दिया है। सीएम ने कहा, युवा मुख्यमंत्री और 60+ के टारगेट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और इस दौरान अगले 2 महीने के लिए पार्टी के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। पार्टी के पदाधिकारी 10 दिन जिलों का दौरा करेंगे और मंत्रियों को भी प्रभारी जिलों में मंडल स्तर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड भाजपा ने तेज कर दिया अपना चुनावी अभियान। सीएम पुष्कर धामी ने 2022 को लेकर नारा दिया है, युवा मुख्यमंत्री और 60+ के टारगेट को लेकर चुनाव लड़ेगी भाजपा। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जिस तरीके से चुनावी तैयारियां हैं, हालांकि वो दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन युवा मुख्यमंत्री और 60+ का जो नारा दिया गया है, ये जमीन पर कैसे उतरेगा? अवधेश, देखिए, कुल मिलाकर एक लबोलुआब ये निकलता है, एक निष्कर्ष पर जहां हम पहुंचते हैं तो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो दांव पर लग गई है। पिछले इसी विधानसभा के कार्यकाल में उनका तीसरा निजाम यहाँ जनता के सामने है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। तो कुल मिलाकर ये जीत और हार का सिलसिला तो अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इतने प्रयोग करने के बाद भी सफल नहीं होती, चुनाव नहीं जीतती, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति पार्टी के लिए होगी। अब पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, कोई संदेह नहीं है, और चूंकि आज तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और दूसरी बार के विधायक हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी मदन कौशिक हैं, जो काफ़ी तेज़ तर्रार मंत्रियों में, नेताओं में माने जाते हैं। तो ये अगर स्थिति अगर ऐसी बनती है कि कॉम्बिनेशन ठीक हो जाता है, तो हो सकता है कि अच्छी बात हो जाए। क्योंकि आज कल भी जैसे मीटिंग हुई और उन्होंने युवा मुख्यमंत्री और 60+ का जो नारा दिया है, तो आप अब इस चीज़ को, इस गणित को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ खराब थी, तभी एक के बाद एक मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा। अब इस 6 महीने में कौन सा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है कि जब युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीटों का दावा किया जा रहा है। चूंकि इनकी नाकामी थी, इनका फेलियर था, इनकी सरकारें फेल हो रही थी, पब्लिक कनेक्ट इनका बिल्कुल माइनस में जा रहा था, पब्लिक कनेक्ट इनका बिल्कुल 0 हो गया था। तो इसी वजह से तो निजाम बदलना पड़ा। ये तो एक बात सबके अवधेश सभी के सामने है, इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर इतनी खराब हालत थी, इतनी दुर्गति हो गई थी कि पार्टी को 2-2 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, तो अभी हम उस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जिसके मदन कौशिक जिक्र कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीटें। तो ये जो देखिए, दोनों चीज़ें बहुत विरोधाभासी हैं। एक तरफ कह रहे हैं अब हमने ये नारा दे दिया है, हम 60+ लाने वाले हैं। अभी आप 0 पर खड़े थे, आपको 2-2 बार अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अभी पिछले 10 दिन के कार्यकाल में अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देखें तो 3 दिन के दिल्ली दौरे को छोड़ दें तो यहाँ उन्होंने सामान्य बैठकें की है, बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादातर वो चीज़ें हुई हैं जो कर्मचारी सेंट्रिक हैं, एम्प्लॉय सेंट्रिक है। अभी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा कोई ऐसा फैसला पिछले 10-11 दिन में नहीं हुआ है जिससे यहाँ पब्लिक वाहवाही कर उठे। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पर सरकार को स्पीड अप करना पड़ेगा। स्पीड अप करना है, और कैसे स्पीड अप होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और अपडेट है देहरादून से, भाजपा के सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों की आज बैठक है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। सीएम पुष्कर धामी, मदन कौशिक समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है। कल भी भाजपा के सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, तो आज भी बैठक है और भाजपा के सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों की आज बैठक है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। अजीत जी, जो बात आप कह रहे थे कि अभी तक जो फैसले हुए, जो चर्चाएं हुई, वो एम्प्लॉय सेंट्रिक थी। ये जो 7 मोर्चों के अध्यक्ष बैठेंगे, तो क्या यहां से कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो जनता के बीच कुछ भाजपा के पक्ष में कोई करंट दौड़ाने की कोशिश करे? देखिए अवधेश, चूंकि आप जानते ही हैं फैसले तो सरकार को लेने पड़ते हैं, तो संगठन की समीक्षा चल रही है और संगठन की समीक्षा के दौरान नारे दिए जा सकते हैं, आगे का रूट प्लान बताया जा सकता है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या रोड मैप तैयार हुआ है। अभी आपने पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में देखा होगा, रामनगर में चिंतन शिविर 3 दिन तक चलता रहा, उसमें से क्या निकला, क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो संगठन का तो यही एक काम होता है, संगठन ये बताएगा कि आगे क्या करना है। अलग अलग मोर्चों की समीक्षा इसलिए हो रही है ताकि मोर्चों को भी बहुत सक्रिय करने के बाद फ्रंट पर उतार दिया जाए, क्योंकि अब सबके टारगेट में चुनाव है और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अपरिहार्य हो गया है। अब उनके लिए एक ऐसी आवश्यकता हो गई है कि अगर वो इतने प्रयोग करने के बाद भी नहीं जीतते तो ये एक करारी शिकस्त होगी और ये एक बहुत ही विचित्र बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। तो इसीलिए मोर्चों की बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बुलाई है। जितने भी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी है और अलग जो पदाधिकारी हैं, सभी को बुलाया, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, तो ये सब लोग आज आए हैं। इनकी अलग अलग समीक्षा बैठकें दिन भर चलेंगी
और उनको एक एजेंडा दिया जाएगा पार्टी के द्वारा। वो पार्टी उनको जाकर के वो अपने जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उसको फॉलो करेंगे और उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, संगठन लोगों के साथ कितनी गहराई तक जुड़ना चाहता है, जुड़ रहा है। तो ये एक इस तरह की एक एक्सरसाइज, एक होमवर्क आज होने जा रहा है कि मोर्चों को क्या टास्क दिया जाए चुनाव से पहले, ताकि मोर्चे सक्रिय हो जाएं। जैसे खासतौर पर युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। और फिर जैसे किसान मोर्चा है, तो किसान, चूंकि किसानों की नाराजगी आजकल खूब चल रही है, जैसा आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो इतने दिन हो गए आंदोलन चल रहा, कई महीने बीत गए हैं, तो किसान मोर्चा को इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट किया जाएगा, उनको सामने रखकर कि जो किसानों से जाकर बात करें, ताकि अगर जो ये नुकसान, जो संभावित नुकसान, बिल्कुल, यानी कि संभावित नुकसानों से बचाने के लिए इसीलिए जो ये मोर्चे हैं कि अलग-अलग मोर्चे अपनी भूमिका में उतर जाएं। शुक्रिया अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी भी रार बरकरार है। 13 जून को इंदिरा हृदय के निधन के बाद खाली हुए नेता प्रतिपक्ष के पद को लगातार उसको लेकर मीटिंग और माथापच्ची हो रही है, लेकिन अभी तक सीएलपी नेता का चयन नहीं हो पाया। और इसी बीच राहुल गांधी ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ हरीश रावत, किशोर उपाध्याय, काजी निजामुद्दीन और नौ प्रभात समेत कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने नेताओं से अकेले में भी बात की और उनके मन की बात को जानने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अब भी कांग्रेस में कोई फैसला नहीं हो पाया। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अविनाश, लंबा सिलसिला हो गया और ये कांग्रेस नहीं तलाश पा रही है कि सीएलपी लीडर कौन होगा। क्या अंदर सिर्फ उडव्वल ज्यादा है, विरोधाभास ज्यादा है? और सीएलपी लीडर ढूंढने में अगर इतना वक्त लगेगा तो फिर चुनाव की रणनीतियों का क्या होगा? देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो सीएलपी लीडर पहले प्रीतम सिंह को बनाया जा रहा था। प्रीतम सिंह सीएलपी लीडर बनने के लिए तैयार भी हुए। उन्होंने लेकिन एक शर्त सामने रखी कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, या तो वो उनके पक्ष का होगा, या तो उनकी पसंद का होगा, या तो फिर वो किसी भी गुट का न रहते हुए निर्विवाद रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो उसे बनाया जाए। और बात यहीं पर फंस गई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार यही कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव 2022 जीतना हो तो उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए और उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद वो गारंटी लेते हैं कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी। लेकिन प्रीतम सिंह ने पलट के कह दिया कि अगर हरीश रावत खेमे का प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो फिर सीएलपी नेता नहीं बनेंगे, वो बतौर सामान्य कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। और यहीं से रार फंस गया। 28 जून से लगातार कांग्रेस बैठकें कर रही है। कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रह रहे हैं। बीच में अगर 2-3 दिन छोड़ दे, जब कांग्रेस पार्टी का राज्य में प्रदर्शन था, चाहे वो जिला में प्रदर्शन रहा हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री के घर का घेराव रहा हो 10 जुलाई को, 7 से 10 जुलाई को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी 28 जून से लगातार कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली में बने हुए हैं। यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाए और उनके पक्ष का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो, उनके पक्ष का सीएलपी नेता घोषित हो, जिससे कि आगे की कांग्रेस की रणनीति तय हो। जब सहमति नहीं बना पाए प्रभारी देवेंद्र यादव ने, तब उन्होंने कल राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया कि राहुल गांधी बैठक ले। फिर राहुल गांधी ने कल बैठक ली, सभी नेताओं से अकेले में उनके मन की बात को जाना, उनके मत को जाना, और उसके बाद अभी भी फैसला नहीं हो सका है। यानी कि राहुल गांधी भी सबके मन की बात जानने के बाद फैसला अभी तक नहीं कर सके हैं। अब इंतजार है कि नया सीएलपी लीडर और नया प्रदेश अध्यक्ष कब तक घोषित होगा। तमाम सारे लोग लगातार कह रहे हैं, खासतौर से अगर बात करें तो कांग्रेस के सदन में उपनेता है करण महारा, वो लगातार कह रहे हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से होना चाहिए, ब्राह्मण जाति से होना चाहिए, और सीएलपी नेता जो है प्रीतम सिंह को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने खुलकर ये बात कही है। वही प्रीतम सिंह का कहना है कि जो आला कमान उनको निर्देश देगा वो कार्य करेंगे। लेकिन अंदर खाने इतनी गुटबाजी है कि यही वजह से कांग्रेस, बिल्कुल, और ऐसे में क्या फैसला हो पाएगा, और फैसला होगा तो क्या पार्टी की एकजुटता बनी रह पाएगी, ये भी एक चुनौती बन गई कांग्रेस के सामने। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर अपनी बात कही है और सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं और आंदोलनकारियों से बात कर आपत्तियों को जानकर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। देवस्थानम बोर्ड की बात करें, उस पर क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, चुनाव आपके सामने है और उत्तराखंड के लिहाज से छोटा मसला हम नहीं कह सकते। नहीं, देवस्थानम बोर्ड पर हम समीक्षा कर रहे हैं जी। हम किसी का भी अहित उसमें नहीं होने देंगे जी। यानी आपका कहना है कि जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से जो तमाम आंदोलन भी हो रहा है उस पर, तो उन आंदोलनकारियों से आपका कहना है कि आप इस पूरे मसले की समीक्षा करेंगे। हाँ, उनसे बात करेंगे, आंदोलनकारियों से भी बात करेंगे। उनकी जो उसमें जो क्वेरियाँ आई हैं, जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी आखिर किस चीज़ पर आपत्ति है, हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमने उसके लिए हमने जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जी, तो जल्द देवस्थानम बोर्ड पर फैसला सामने आ सकता है। हाँ, भी समीक्षा करेंगे, उस पर जो अच्छा होगा वो करेंगे।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन के मुद्दे पर भी बात की। सीएम ने प्रदेश में हो रहे पलायन पर चिंता जाहिर की और साथ ही से रोकने के लिए उचित कदम उठाने का भी भरोसा दिया। उत्तराखंड में पलायन एक ऐसी समस्या बन गई, पलायन आयोग की बात हुई, लेकिन इस पर कोई, जिसे कहा जाए धरातल पर कोई ठोस नीति आज तक या ठोस कुछ नहीं उतर पाया। धामी साहब, आपके भी सीने में दर्द होगा इस पलायन को लेकर। नहीं, चूंकि मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ हूँ जी, जो उत्तराखंड का एक छोर है, जी, जहाँ से हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है, चाइना बॉर्डर आ जाता है, नेपाल बॉर्डर आ जाता है। और कार्यस्थली के रूप में मेरा कर्म क्षेत्र अभी तक खटीमा क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता मुझे सेवा का अवसर प्रदान करती रही है लगातार। तो मैंने उन सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, और मैंने पहले भी इसके लिए बात उठाई थी कि सीमांत क्षेत्र में काम करने वाले जो नागरिक हैं वो केवल एक नागरिक ही नहीं है, वो हमारे सीमा के प्रहरी भी हैं जी, सीमा की रक्षा भी करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे। तो पलायन और देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये महत्वपूर्ण बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के साथ खास बातचीत में कही हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा महत्वपूर्ण बातें, वही बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जनता के हित में ही फैसले होंगे और जो भी कानून है उन्हें हित में ही जनता के अमल में लाया जाएगा। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन चली है भू कानून को लेकर। आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी भू कानून है, हालांकि उसकी कई पेचीदगियां हैं। अगर उसको लागू करेंगे तो औद्योगिकरण पर असर पड़ेगा, लेकिन क्या उस पर किसी तरह से कोई विचार होगा? जो कैंपेन चल रही है पूरे उत्तराखंड में। देखिए, भू कानून भी है, जनसंख्या का कानून भी है, पलायन के कानून भी हैं, अभी अन्य और भी कानून हैं जी। जितने भी कानून हैं जो लोग सामने आ रहे हैं या जो नहीं भी सामने आ पा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड की जनता के और उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कानून हैं उन कानूनों पर निश्चित रूप से हम अमल में उनको लाएंगे। तो ये माना जाए कि इस भू कानून पर भी आप विचार करेंगे? हाँ, सबसे वार्ता करेंगे और उसमें जो भी हल निकलेगा उस पर काम करेंगे। और एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाही को लेकर बहुत कड़ा संकेत दिया। सीएम धामी ने कहा कि धीरे धीरे नौकरशाही में बदलाव होंगे। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनवाते हैं। आने वाले दिनों में क्या उत्तराखंड में जिस तरह से आप बदलाव करें, क्या उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? हम कर रहे हैं, बड़े बदलाव हमने शुरू कर दिए हैं जी। हमने नए मुख्य सचिव हमारे आ गए हैं जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने तैनातियां करी हैं जी, और भी धीरे धीरे तैनाती करेंगे। यानी बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप सब करेंगे, जो जरूरी होगा वो करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सुशीला तिवारी अस्पताल में हंगामा हुआ है। डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट हो गई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, ये हम हल्द्वानी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सुशीला तिवारी अस्पताल की, जहां पर हंगामा हो गया, काफ़ी मारपीट देखने को मिली है। डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट हुई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर बदसलूकी का आरोप लगाया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और बड़ी खबर देहरादून से है। सिंचाई विभाग में जल्द निकलेंगी बम्पर भर्तियां। सिंचाई विभाग में खाली पड़े 2046 पदों पर भर्ती होगी। 1083 पद के लिए सीधी भर्ती होनी है और 963 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। तो बम्पर भर्ती आने वाली हैं और सिंचाई विभाग में बम्पर भर्ती निकलने जा रही है। देहरादून में सिंचाई विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्तियां होंगी। 2046 पदों पर भर्ती होगी। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी न होने से छात्र परेशान है। अगली क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहे स्टूडेंट्स। शिक्षा मंत्री ने 15 दिन में रिजल्ट जारी करने को कहा है। तो ये बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो 15 दिन के भीतर जारी हो जाएंगे। रिजल्ट में देरी की वजह से नया सत्र शुरू करने में परेशानी हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं 11वीं में दाखिले और अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 15 दिन के अंदर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी न होने से छात्र परेशान है। नए सत्र में एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
और उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। शादी समारोह में अब 50 लोग कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही शामिल हो सकेंगे। शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।